हाय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज रोनित वर्मा और स्वागत है आपका गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, हम पढ़ चुके थे। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था अपना, ये पढ़ा था रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसके अंदर हमने उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों के बारे में अच्छे से समझा था, उनके एग्जाम्पल्स भी देखे थे। तो और हमने बात की थी इस वीडियो में कि हम उसके प्रभाव के बारे में, कि ऑक्सीडेशन से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम आज की वीडियो में समझेंगे कि ऑक्सीडेशन से हमारे दैनिक दिनचर्या में कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां हमें दिखाई देने को मिल सकता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है। तो आज का टॉपिक जो हमारे होने वाला है यह है उपचयन के प्रभाव, या रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रभाव भी कह सकते हैं इन्हें, या फिर हम इससे क्या कह सकते हैं, ठीक है, दो अलग टॉपिक्स हैं, संक्षारण भी है और विकृत गंधिता भी है। ये दो टॉपिक्स के बारे में हम आज के वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम किस बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे संक्षारण के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरिजन्स कहते हैं। ठीक है, कोरिजन कहते हैं जिसे इंग्लिश टर्म जो है, और संक्षारण। तो बात करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्या ये अपनी दैनिक दिनचर्या से जुड़े हुए टॉपिक्स है, तो बहुत इजीली समझ में आएंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले जो संक्षारण की शर्त होती है कि संक्षारण आपको देखने को कहां मिलेगा, तो संक्षारण की सबसे पहली शर्त यही है कि भैया उसके लिए आपको चाहिए धातु। अगर आपके पास धातु नहीं है, यानी कि मेटल है ही नहीं, तो आपको जो है कोरिजन नहीं दिखाई देगा या संक्षारण नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले क्या शर्त होगी कि भैया जो कोरिजन है या जो संक्षारण है ये कहां दिखाई देगा, धातु के अंदर। ये धातु का गुण होता है ये संक्षारण। ठीक है, तो अब देखते हैं, समझते हैं। देखिए क्या होता है भाई, क्या होता है, कोई भी धातु होती है, आप जैसे नॉर्मली धातु आपने देखा होगा, लोहा, चांदी और तांबा, ये धातु क्या होती है, थोड़ी क्रियाशील होती है, जो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, इजीली क्रिया कर लेती है। ठीक है, और क्या करता है ऑक्सीजन से, जैसे कि अपन मान लीजिए कि वायुमंडल में क्या होता है, नमी होती है, या वायु होता है, या आर्द्रता होती है, ये एसिड होती है। भाई नमी होगी, नमी का मतलब क्या होता है, हल्का सा जो नमी होती है मतलब कि गीली सतह होती है। तो गीली सतह कब होती है, जब उसके अंदर ऑक्सीजन होगी, वायु होगी, आर्द्रता होगी, एसिड होगी। जब भी कोई भी धातु इनके संपर्क में आती है, जब इनके संपर्क में आती है तो क्या होता है, वो संचारित होने लगती है, मतलब कि नष्ट होने लगती है धीरे धीरे। तो वो चीज क्या कहते हैं, उसे संक्षारण कहते हैं। यानी कि जब भी कोई जो धातु होती है, ये धातु क्या होती है, वायु के संपर्क में आए, नमी के संपर्क में आए, आर्द्रता के संपर्क में आए, या फिर किसी भी एसिड या अम्ल के संपर्क में आए, तो उससे क्या होता है, वो जो धातु होती है, वो जो मेटल होती है, ये क्या होने लगती है, संचारित होने लगती है। ठीक है, और इस क्रिया को या इस गुण को, जो धातु का ये गुण है संचारित होने का, इसे क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं या संक्षारण कहते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं, अपने पास एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। जैसे कि मेरे पास ये एक मेटल का है पीपा, इसे पीपा कहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इस पे जो ब्राउन कलर का जो है, ये लोहे का बना है, पूरा लोहे की चद्दर से बना मिलकर बना है ये। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि भूरी सी परत है, इस पर काफी हिस्सा इसका भूरा हो चुका है। ये क्यों हुआ है, इसका रीजन अपन देखते हैं। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, आयरन से बना है, लोहे से, जिसका सूत्र Fe होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि भैया क्या था, ये रखा था वायु के अंदर, खुला वातावरण में था, कोई पैकिंग नहीं थी इसमें। तो जैसे ही नमी के संपर्क में आया, वायु के संपर्क में आया, आर्द्रता के संपर्क में आया, तो क्या हुआ, धीरे 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 धीरे, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं है आपने आज रखा कल हो जाएगा, इसमें टाइम लगता है, डिपेंड करता है नमी के ऊपर। नमी ज्यादा है तो आप तीन चार हफ्ते भर के अंदर आप देखोगे तो भूरी भूरी परत जमना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या हुआ, जो ये पीपा था, ये रखा था काफी महीनों से, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि मैं तो इसे सही छोड़ के गया था, लेकिन क्या हुआ, इस पे भूरी भूरी परत जम गई। तो ये क्या हुआ भाई, ये हुआ ये क्योंकि भैया ये बना था मेटल का, यानी कि लोहे का, और लोहे से मिलकर बने होने का क्या हुआ, ये आया नमी के संपर्क में, ये आया वायु के संपर्क में, ये आया आर्द्रता के संपर्क में, या फिर कोई भी एसिड के संपर्क में भी आ सकता है। तो इससे क्या हुआ, इस पर ये धीरे धीरे संचारित होने लग गया, यानी कि इस पर भूरी भूरी जो परत थी ये जमने लगी। अब भूरी परत जमने से क्या हुआ, भूरी परत जमने से हुआ कि वो जो भूरी परत थी उससे जो लोहा था ये हल्का सा गलने लग गया। गलने से मतलब कि अगर हल्की से मैं इस पर चोट करता हूं या टक्कर मारता हूं तो क्या होता है, ये जो परत थी हल्के से हटने लग जाती है, संचारित होने लग जाती है, यानी कि उस जगह से वो आयरन था वो हटने लग जाता है। तो ये गुण क्या होता है, संक्षारण होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एक और एग्जाम्पल क्या होगा, आपने देखा होगा आपके घरों में जो भी आपके मॉम डैड हैं या कोई भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ये क्या होता है, चांदी की जो होती है, इन्हें कहते हैं कड़ी, जो पैरों में पहनी जाती है, गले में जो चेन होती है मोटी वाली चेन। आप क्या देखोगे
कि जब लंबे समय के पश्चात क्या होते हैं, काली काली सी क्या होती है, एक परत सी जम जाती है चांदी के ऊपर। चांदी की जो चेन होती है, कोई भी जो उसका कोई भी आभूषण होता है, उस पर क्या होता है, काली काले रंग की एक परत जम जाती है। अब ये क्यों जमी? क्योंकि भैया देखो, वो अपने शरीर के संपर्क में रहेगी सी। अपने शरीर में क्या होता है, नमी होती है, वायु के संपर्क में रहता है, आर्द्रता होती है, एसिड वगैरह भी होते हैं। उससे क्या हुआ, जो चांदी थी वह इन चारों के संपर्क में आई। इन चारों ने उसको घेर लिया बेचारी चांदी को, और उस पर क्या कर दिया, काली परत का निर्माण कर दिया। तो वो क्या था, चांदी का काला पड़ना भी क्या होता है, संक्षारण होता है। चले ठीक है, ये बात भी होगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। आपने देखा होगा कि जो तांबे के तार होते हैं, जब आप इन्हें बरसात के दिनों में या फिर सर्दी के जो दिन होते हैं, जहां पर ओस वगैरह गिरती है, यानी हल्का सा जो नमी युक्त वातावरण होता है, तो आप इन्हें अगर 2-3 दिन के लिए खुला छोड़ दो बाहर, तो क्या होगा, आप देखोगे 2-3 दिन बाद जो आप ऑब्जर्व करोगे इस चीज को, ऑब्जर्व करने पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये कि उस पर क्या हुआ, एक हरी हरी परत जम जाती है। हरी हरी परत क्यों जमी? क्योंकि जो हमने तांबे का जो टुकड़ा रखा था वो किसके संपर्क में आया, नमी के, वायु के, आर्द्रता के संपर्क में आया, और जो भी एसिड थे उनके संपर्क में वो आया। इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, संक्षारित होने लग जाएगा। और इन धातुओं का जो गुण होता है, इसे क्या कहते हैं अपन, कोरिजन कहते हैं, इसे ही संक्षारण कहते हैं। तो यह था संक्षारण के कुछ एग्जाम्पल हमने देखे। संक्षारण क्या होता है ये भी अपने देखा, लेकिन संक्षारण होता कहां पर है ये भी हमने कहा देखा, धातुओं के अंदर। तो जो धातु होती है, ये विशेषकर या स्पेसिफिक जो बात करें प्रॉपर्टी की, ये स्पेसिफिक गुण है धातुओं का, कि संक्षारण सिर्फ धातुओं में पाया जाता है, अधातु में संक्षारण नहीं मिलेगा। ठीक है, तो धातु का गुण हो गया संक्षारण। चलिए बात करते हैं इसकी। तो ये तो हुआ अपना संक्षारण कंप्लीट। ओके, चलिए अब आते हैं अपन अपने अगले टॉपिक के बारे में, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। तो चलिए मैं आपको बात करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं कि भाई आपने देखा होगा कि जब आपके घर में अचार बनता है तो उससे क्या होता है, पहले चीनी के पात्र आया करते थे बड़े बड़े, उनमें रखा जाता था। आजकल गांव में आज भी उन्हीं में रखा जाता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, वायु विरोधी होते हैं, उनमें क्या था, वायु प्रवेश नहीं कर पाती। चलिए ये बातें समझ में, चलो ठीक है रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं, देखिए सबसे पहली बात क्या होती है, अपन इसकी डेफिनेशन जानते हैं एक बार, कि भाई कोई भी तेलीय युक्त पदार्थ है या कोई भी फैटी युक्त खाद्य पदार्थ है, यानी कि कोई भी तेल से जो बनी हुई चीज है या जिस भी चीज के अंदर वसा है, फैट है, और वो खाने योग्य है, जब वह वायु के संपर्क में आती है, यानी कि जब वह ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी, तो क्या होगा, तो आप क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद देखोगे आप कि उसके जो स्वाद था वो परिवर्तित हो जाएगा, उसकी गंध बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि जो पहले उसकी जो गंध थी उसमें क्या आ जाएगी, विकृति आ जाएगी। यानी कि जो उसकी पहली वाली गंध अब वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ था। यानी कि जैसे कि आपके घर में अचार बना, ठीक है, तो आपने देखा भैया क्या लाजवाब अचार बना है, क्या टेस्ट का, तो हो 4 पराठे खा जाऊंगा मैं तो। बट क्या हुआ, आपने जैसे ही उसे थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया खुला, या आपने लापरवाही कर दी, आप उसका ढक्कन को हल्का सा लूज छोड़ दिया, तो भैया वायु घुस जाएगी अपने डब्बे के अंदर, अपने अचार पर हो गया हमला। ठीक है, तो आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, जो आपको जो अचार तो जो टेस्टी लग रहा था, जिससे आप 4 पराठे खा रहे थे, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ये कि भैया आप उसको देखना तक पसंद नहीं करोगे, आप उसे सूंघना तक पसंद नहीं करोगे, आप कहोगे भैया हम तो ऐसे खा लेंगे, अचार हमें नहीं चाहिए। तो हुआ क्या, यही मतलब है देखिए इसका, जब भी कोई तेलीय वसा युक्त जो खाद्य सामग्री होती है, ये वायु के संपर्क में आती है ना, तो वायु के संपर्क में आने पर या ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। गौर करो, अपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था हमने, उपचयन पढ़ा था ना, कि वायु के जो संपर्क में उसे उपचयन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोई भी तेलीय या वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ थे ये वायु के संपर्क में आ जाते हैं, तो वायु के संपर्क में आने से हुआ क्या, वायु के संपर्क में आने से हुआ ये कि भैया ये करी इन्होंने ऑक्सीजन से क्रिया, इनका हो गया ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से क्या होता है, इनके अंदर स्वाद और गंध परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, जिससे तो क्या होगा, इनका स्वाद परिवर्तित हो गया, इनकी गंध परिवर्तित होगी। तो इस प्रकार से इस गुण को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं या रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं, इसके लिए एग्जांपल्स लेते हैं अपन। जैसे कि आपने देखा होगा कुरकुरे, तो आई थिंक सबने खाए होंगे, बहुत सारे कुरकुरे आते हैं, लेज हो गया, कुरकुरे टेढ़े मेढ़े, बहुत सारे कुरकुरे आपने खाए होंगे भिन्न भिन्न प्रकार के। तो आपने कभी नोटिस किया है कि भैया जो चिप्स के होते हैं, आलू के जो चिप्स होते हैं, या जो भी कुरकुरे आप खाते हो, जैसे कि मेरे पास ये देखिए, ये आपको दिख रहे होंगे टेढ़े मेढ़े कुरकुरे, ये देखिए पूरा भरा पड़ा है ये,
फुल ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे कुरकुरे हैं, बट देखिए क्या इसके अंदर आपको कभी निकले कुरकुरे ज्यादा? इसमें क्या होता है, वायु भरी होती है। अब वायु क्यों भरते हैं भैया? पहले तो ये समझो कि भैया इसके अंदर वायु क्यों भरी गई है। तो भैया देखिए वायु इसलिए नहीं भरी जाती, मैंने पूछा कि लोगों से, तो वो क्या कहते हैं भैया कंपनी का फायदा है इससे। तो कंपनी का क्या फायदा? कंपनी का फायदा भैया उसको भरी भरी लगेगी, लोग तो यही खरीदेंगे। बट ऐसा नहीं होता। होता क्या है, देखिए अपन को बचाना है किससे? ये क्या होता है, देखिए कुरकुरे हो गए, आलू के चिप्स हो गए, जो भी होता है, ये अचार जो हो गए, ये किससे मिलकर बने होते हैं? तेल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि ये मिलकर बने होते हैं वसा से। ठीक है, तो अब अपन जानते हैं कि भैया अगर वायु के संपर्क में आ गए तो क्या हो गया, अपना तो नुकसान हो जाएगा। कितने सारे कुरकुरे बनते हैं, लाखों पैकेट्स कुरकुरे के बनते हैं, डेली करोड़ों बनते हैं। तो नुकसान से बचने के लिए क्या करते हैं अपन, हम इनमें मिलाते हैं प्रतिऑक्सीकारक। गौर कीजिएगा वर्ड पर, प्रतिऑक्सीकारक। ठीक है, अभी जो प्रतिऑक्सीकारक होते हैं इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य ये होता है कि जो भी अपने तेलीय जो वसा युक्त खाद्य सामग्री, इसको किससे उपचयित होने से बचाते हैं? O2 से उपचयित होने से बचाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रतिऑक्सीकारक वे पदार्थ हो गए जो कि अपने तेलीय व वसा युक्त जो खाद्य सामग्री होते हैं उनको, या जो भी पदार्थ होते हैं तेल या वसा से मिलकर, उनको ऑक्सीजन से उपचयित होने से बचाते हैं, यानी ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। कुल मिला के बात ये होगी। तो आपने देखा होगा कि भैया जो कुरकुरे की जो थैली थी अपनी, इसके अंदर क्या भरी जाती है? विशेष तौर पर नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस भरने के जो रीजन है, वो रीजन क्या है? वो रीजन ये हो गया कि भैया नाइट्रोजन जो होती है ये होती है प्रतिऑक्सीकारक। ये क्या करेगी, अब ये जो कुरकुरा है, अब इसको काफी टाइम हो जाए तो भी इसको कुछ नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भरा प्रतिऑक्सीकारक, जो कि क्या होता है, ऑक्सीजन को उपचयित करने से रोकता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन के प्रवेश से रोकता है ये इसमें। अब इसके अंदर ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है अपने नाइट्रोजन, और इससे क्या होगा, विकृत गंधिता उत्पन्न नहीं होगी जो भी तेल या खाद्य जो सामग्री होती है अपनी वसा युक्त उसमें। तो जो कुरकुरे की थैली होती है, जो आलू के चिप्स होते हैं, उनमें नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरने का रीजन ही ये होता है कि भैया उनमें क्या होता है, उनमें होता है ये है कि ऑक्सीजन से उनको बचाया जा सके, और जो पदार्थ डाले जाते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिऑक्सीकारक होते हैं, ताकि अपनी जो सामग्री वो बची रहे, अपन खा सके उसको, उसका उपयोग करें अपने पास, मतलब ये रेंसिडिटी वाली प्रॉब्लम ना आ जाए, विकृत गंधिता ना आ जाए। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। अभी क्या हुआ, मैं थोड़े दिन पहले अचार का डिब्बा लाया था, ये अचार का डिब्बा है जो मेरी भौजी के से आया था। हुआ क्या, मुझे इसमें डालना था ऑयल और, बट मैं रह गया आलसी, मैं भूल गया। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें व्हाइट कलर का एक फफूंदी सी छा गई, इसे फफूंदी कहते हैं। तो ये छा गई, अब ये क्या हो गया, ये हो गया खराब। तो ये तो होगी समस्या मेरे लिए बहुत बड़ी, अब तो मैं इसका उपयोग ही नहीं कर सकता। तो हुआ क्यों, इसका रीजन भी देख लेते अपन। रीजन तो अपन को समझ में आ गया, लेकिन फिर भी डिटेल से जान लेते एक बार कि भैया आपने देखा होगा जो अचार का जो डिब्बा होता है, जो ये डिब्बा, इस डिब्बे को अपन को क्या होना है, जैसे कि यहाँ तक अचार है, यहाँ तक अपना भरा पड़ा है अचार, तो यहाँ तक क्या भरा है अचार, तो अपन को क्या होना पड़ेगा, इतना ऑयल, मतलब इससे 2 इंच या 1 इंच ऊपर क्या होना है, ऑयल में डुबो के रखना है। किसमें डुबो के रखना है, ऑयल में। इससे क्या होगा, जो ऑयल की जो लेयर बनेगी ना, ये लेयर क्या करेगी, जो ऑक्सीजन होगी उस ऑक्सीजन को प्रवेश नहीं करने देगी अपने अचार के अंदर। इस अचार के अंदर O2 बिल्कुल नहीं आएगी। जब O2 प्रवेश ही नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो अपना तेली जो वसायुक्त खाद्य सामग्री थी वो क्या होगी, विकृत होने से बच जाएगी। तो इसका जो स्वाद है, इसकी जो गंध है, वो सेम की सेम बनी रहेगी, एज इट इज बनी रहेगी। तो इसी प्रकार से ये रेंसिडिटी होती है, ये अपन दूर भी कर सकते हैं, उपयोग है इनके। और दैनिक दिनचर्या में ये उदाहरण दे, नॉर्मली उदाहरण दें कि जो आलू की चिप्स होती है इनमें नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है, इसके रीजन हमने पढ़े, विकृत गंधिता को हमने अच्छे से समझा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और ये किसके कारण होता है, उपचयन के प्रभाव के कारण, O2 के संपर्क के कारण। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिर्फ इतना। संक्षारण के बारे में हमने पढ़ लिया, विकृत गंधिता हमने पढ़ ली, रेंसिडिटी पढ़ ली। और देखिए रेंसिडिटी का जो गुण होगा ये होगा तेलीय एवं वसायुक्त खाद्य सामग्रियों के अंदर, ठीक है। तभी तो अपन कहते हैं कि जो पैकेट जो सामग्री होती है, पैकेट वगैरह की जो सामग्री, उनका ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई भरोसा नहीं है कि वो कभी भी विकृत हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ लिया, संक्षारण, विकृत गंधिता, और हमने कुछ रीजंस भी जाने दैनिक दिनचर्या के इसमें जो पढ़ा है। तो आज का अपना टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, और 10वीं कक्षा का जो पहला चैप्टर था ये अपना खत्म हो चुका है।
लेकिन मैं क्या इसमें आपको एक और चीज पढ़ाने वाला हूँ। जो हमने संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ी थी उसे करना, संतुलित करना, उससे अपन एक बार और समझेंगे। क्योंकि जो मैंने पिछला वीडियो डाला था वो मेरे इक्विपमेंट के अभाव के कारण मैंने पावर पॉइंट पे बनाया था। और वो क्या है, एक तरीके से अपन कह सकते हैं ये जो 10वीं का जो पहला चैप्टर है उसकी जान है एक तरीके से, संतुलित रासायनिक जो समीकरण को करना, जो हिट एंड जो ट्रायल अपन ने पढ़ा था वो। तो उससे हम कल के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर अपना एक वीडियो होगा क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा आपको, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से अपने क्वेश्चंस करने। तो वो सब अपना आने वाला है वीडियो। आज का टॉपिक तो अपन ये समाप्त करते हैं। तो देखिए, वीडियो अच्छा लगे, टॉपिक समझ में आए तो लाइक तो कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही देना। कमेंट करके जरूर बताना कि क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया, इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है और क्या आपको नया लगा है समझाने के तरीके अंदर। ठीक है, वीडियो शेयर जरूर कर देना ताकि देखो ये पहुंच जाए यार 10वीं तक हर बच्चों के पास। आप शेयर करा करो वीडियो को ताकि उनको भी समझ में आए। देखिए कितने बेसिक समझाते हैं अपन, कितने मैं आपको एग्जाम से ले लेकर समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अपना मकसद देखो यही होगा हमेशा, 11th 12th के लिए भी यही होगा, 10th के लिए भी यही होगा कि मैं ज्यादातर आपको समझाने पे ध्यान दूं, आपको मैं रिलेट कर पाऊं अपनी दैनिक दिनचर्या की चीजों से, ताकि आपका जो माइंड है वो थोड़ा खुले, वो सोचे चीजों के बारे में। ऐसा नहीं है कि विकृत गणिता क्या होती है एग्जाम्पल रट लिए, विकृत संचारण क्या होता है एग्जाम्पल रट लिए, ठीक है, ऐसा नहीं। ओके, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, ठीक है। ओके, धन्यवाद।